Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shehbaz. आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन यानी H प्लस आइन. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फिजिकल कैरेक्टर्स को देखा. सो आज हम फिजिकल कैरेक्टर्स के बाद केमिकल नेचर यानी कि केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप के बारे में बात करेंगे. लेट्स से मेरे पास ये जनरल फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का. अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो यही है, जिसमें स्टूडेंट कार्बोनाइल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी कार्बोक्साइल ग्रुप है. कार्बोक्साइल ग्रुप ही फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है, जो रिएक्शन नेचर है, वो फंक्शनल ग्रुप ही डिटरमिन करता है. यानी कि अगर मैं आपके सामने अगर बात करूं अल्केन की और अल्कोहल की, तो अल्केन और अल्कोहल में केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी केमिकल रिएक्शन का फर्क फंक्शनल ग्रुप की वजह से आएगा. सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जितने भी रिएक्शन हैं वो कार्बोक्साइल ग्रुप यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसी की वजह से डिसाइड होंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप को डाइसेक्ट करें तो इस फंक्शनल ग्रुप में आपको 3 तरह के पोर्शंस नजर आएंगे. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की, तो डियर स्टूडेंट्स H प्लस यानी कि दिस H प्लस वुड बी एसिडिक. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो रिएक्शन होंगे, रिएक्शन ड्यू टू H प्लस यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहली कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन ड्यू टू H प्लस. जी, अब अगर मजीद देखा जाए तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यानी कार्बोक्साइल ग्रुप के अंदर अगर तो ये वाला बॉन्ड टूटता है यानी OH माइनस निकलता है, कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटता है, तो लिखेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप. रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस ग्रुप. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम OH के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने की वजह से होगा. जो रिएक्शन ड्यू टू H प्लस है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने की वजह से होगा. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे हैं ये हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं. स्टूडेंट अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए जिसके अंदर पूरे का पूरा कार्बोक्साइल ग्रुप शामिल होगा यानी कि RCOOH यानी पूरे का पूरा ग्रुप शामिल है, तो रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्साइल ग्रुप, होल कार्बोक्साइल ग्रुप. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने इस लेक्चर में आज स्पेसिफिकली रिएक्शन ड्यू टू H प्लस ही पढ़ेंगे, लेकिन इन फ्यूचर हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनमें OH ग्रुप के रिएक्शंस भी पढ़े जाएंगे जो OH ग्रुप की वजह से होंगे और जो पूरे होल कार्बोक्साइल ग्रुप की वजह से होंगे. तो स्टूडेंट्स ये तो था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप. सो आज हम शुरू करने वाले हैं रिएक्शन ड्यू टू H प्लस. जी स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं रिएक्शन ड्यू टू H प्लस. जाहिर सी बात है इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड बिहेव करेगा. अब हम इसमें कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे?
स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद बेसिस। दूसरा जो रिएक्शन पढ़ाया जाएगा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। और स्टूडेंट तीसरा जो रिएक्शन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा वो है जी रिएक्शन विद मेटल्स जी। सो ये तीनों रिएक्शंस हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जनरल बात करने वाले हैं कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर क्यों रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सो वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे और बाद में उसके रिएक्शंस देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना रहा हूं। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन विच हैव लॉन पेयर एंड डेफिनेटली दे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद कार्बन एंड एज वेल एज हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑक्सीजन के काबू में है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरीज हाईली नेगेटिव चार्ज एंड दिस हाइड्रोजन कैरी हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इजीली यहाँ से स्टूडेंट रिलीज हो सकता है, और रिलीज होने के बाद ये H प्लस स्टूडेंट कहाँ जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शिफ्ट हुए ऑक्सीजन की तरफ, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुआ और सोल्यूशन में गया। जी स्टूडेंट्स, अब आपने एक बात याद रखनी है कि जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, हाइड्रोजन आयन की स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो समझ लीजिएगा उसकी नेचर एसिडिक है। और अगर आप इस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो नाउ दिस इज कॉल्ड पीएच। एक बात याद रखिएगा, अगर कंसंट्रेशन हाई होगी तो नेगेटिव लॉग की वैल्यू स्मॉल आएगी, स्मॉल वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। और अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अगर लो होगी तो पीएच लार्ज आएगी। अच्छा, अब आपने एक काम करना है। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक टेबल नजर आ रहा है। उस टेबल में ना आप मिनरल एसिड्स लाइक HCl, HNO3, NH2SO4 उन तीनों की पीएच वैल्यू देख सकते हैं, जो कि बहुत ही कम है। अगेन पीएच वैल्यू स्मॉल होने का मतलब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, लार्ज है। सो स्टूडेंट्स, ये इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन होता है, याद रखना है आपने। सो वी कैन से दैट मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कंपैरेटिवली अगर आप फॉर्मिक एसिड की पीएच वैल्यू देखें तो मिनरल एसिड्स के मुकाबले में ज़्यादा है, बट फॉर्मिक एसिड की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है। मतलब कि फॉर्मिक एसिड तो ज़रूर है, लेकिन ये मिनरल एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। फॉर्मिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड की पीएच वैल्यू भी स्क्रीन पे नजर आ रही है। आपने नोटिस किया कि एसिटिक एसिड की जो पीएच वैल्यू है वो फॉर्मिक एसिड से भी ज़्यादा है, लेकिन 7 से कम है। यानी हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड भी एसिड है, बट एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड से भी कमज़ोर एसिड है। सो एक बात हमें समझ आ रही है कि अगर मैं फॉर्मिक एसिड का मुकाबला एसिटिक एसिड से करवाता हूं तो वैसे तो फॉर्मिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों,
ये ओवरऑल इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है लाइक मिनरल एसिड्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इनकी नेचर एसिडिक है ड्यू टू अवेलेबल ऑफ H+ आयन इन सोल्यूशन। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये मिनरल एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एसिडिक एसिड की बात करते हैं। अब एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है? पीएच वैल्यू बता रही है कि फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक एसिड थोड़ा सा कमजोर एसिड है। वजह तलाश करते हैं स्टूडेंट्स। वजह यह है कि हमारे पास इस कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ जो ग्रुप लगा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब यह है कि ऑक्सीजन ने करना क्या है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश करना है, जिसके बाद ही H+ निकलेगा, यहां से रिलीज होगा। सो अगर ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश कर रहा है और यहां ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इधर से ऑक्सीजन पुश कर रहा है, उधर से वो डोनेट कर रहा है। सो वो ऑक्सीजन के इफेक्ट को क्या करेगा, थोड़ा सा वीक करेगा, जिसके बायस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत थोड़ी कम होगी। यानी आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है और ये ग्रुप डोनेट कर रहा है। हमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ भेजने हैं ताकि यहां से H निकले, लेकिन ये ग्रुप डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से यहां से H+ थोड़ा सा मुश्किल से रिलीज होगा। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वीक एसिड है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। स्टूडेंट्स, हायर क्लासेस में हम एसिड की स्ट्रेंथ को pH में डिस्कस नहीं करते। हायर क्लासेस में हम एसिड की स्ट्रेंथ को pKa में डिस्कस करते हैं। अब मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हम Ka में मेजर करते हैं। ग्रेटर द Ka ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी जिस एसिड का Ka ज्यादा होता है ना, उसकी pH कम होती। pH कम होने का मतलब ही एसिडिक होता है, ये आपको पता है, छोटी क्लासों में पढ़ाया हुआ है। Ka ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, pH कम। अच्छा, अब अगर आप इस Ka का स्टूडेंट्स नेगेटिव लॉग लेते हो, तो Ka का जो नेगेटिव लॉग लोगे, दोबारा यहां लिख रहा हूं, अगर आप Ka का स्टूडेंट नेगेटिव लॉग लोगे तो हम बोलेंगे pKa, यानी Ka का नेगेटिव लॉग pKa। अच्छा, Ka बड़ा होगा, उसका नेगेटिव लॉग लोगे तो आंसर हमेशा छोटा आएगा, ये रूल है, ये फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है। तो स्टूडेंट्स, Ka ग्रेटर है बट इसका जो pKa आएगा वो लेस आएगा। अच्छा, Ka जो है ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, और ये एक सिंपल वैल्यू होती है, सिंपल वैल्यू। अब आप एक काम करें, आपको ना स्क्रीन पे एसिटिक एसिड का Ka वैल्यू भी नजर आ रहा है और उसका pKa वैल्यू भी नजर आ रहा है। अब देखें, Ka वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स है और pKa वैल्यू सिंपल है। सो हम सिंपल वैल्यूज में डील करना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस एसिड का pKa वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। pKa कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये रिलेशन आपने याद रखना है। और pKa का pH के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। pKa ज्यादा, pH ज्यादा, pKa कम, pH कम, pH कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो डी स्टूडेंट्स, अब आपको स्क्रीन पे अगेन फॉर्मिक एसिड भी नजर आ रहा है, एसिडिक एसिड भी नजर आ रहा है। अब आप देखिए स्क्रीन पे जो फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड नजर आ रहा है ना, फॉर्मिक एसिड की भी pKa वैल्यू नजर आ रही है और एसिडिक एसिड की भी pKa वैल्यू नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड की pKa वैल्यू कम है, मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी। इस तरह एसिडिक एसिड की आपको जो pKa वैल्यू नजर आ रही है वो फॉर्मिक एसिड से ज्यादा है,
मतलब कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है। अब हम pKa वैल्यू में डील किया करेंगे, pH वैल्यू में डील नहीं करेंगे क्योंकि वो भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मजीद कुछ कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से रेलेवेंट है, और ये सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस टेस्ट में आए हुए हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर बात कर रहा हूँ। मेन टॉपिक पे आने से पहले इन पे बात करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट। स्टूडेंट्स, अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसको समझेंगे और देखेंगे कि इसका क्या ताल्लुक है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक बात याद रखें, इंडक्टिव इफेक्ट से भी वो शुरू करने से पहले जो कि मैं आपको एक आसान अल्फाज में बताना चाहता हूं, आर, यानी आर से मुराद ये जो साइड चेन है हाइड्रोकार्बन्स के, मैंने आर बोलेंगे। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि आर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ना, आर बढ़ता जाएगा, तो आर के बढ़ने से pKa वैल्यू बढ़ती जाएगी। pKa वैल्यू बढ़ने का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। स्टूडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट से मुराद क्या है? लेट्स से मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाउ दिस इज एसिटिक एसिड जी। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से एक H की जगह पे मैं यहां पे क्लोरीन लगा देता हूं या फ्लोरीन लगा देता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट अब मैंने यहां पे फ्लोरीन लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने यहां पे फ्लोरीन लगाया है, ये फ्लोरीन क्या कर रहा है? डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लोरीन जो कि 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या काम कर रहा है? स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुश कर रहा है, ताकि हाइड्रोजन यहां से निकले, क्या बने? H+। सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इस तरफ पुश कर रहा है, और फ्लोरीन ऊपर से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुश कर रही है, यानी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रही है। तो वी कैन से दैट फ्लोरीन इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब वो मदद करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुश करने के लिए। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होगा? H+ इजीली रिलीज होगा, सो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या हो गया? इजाफा हो गया। तो अगर मैं पूछूं ये ज्यादा एसिडिक है या ये ज्यादा एसिडिक है, तो आंसर इज ये ज्यादा एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। आई होप कि आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट, इंड्यूस इफेक्ट, फ्लोरीन का ये जो इंड्यूस इफेक्ट है, ऑक्सीजन की मदद करना, यही होता है स्टूडेंट्स इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अगेन अब आप इसके साथ लेट्स से एक और फ्लोरीन यहां पे लगा देते हैं। सो 2 फ्लोरीन आएंगे, तो अब ये दोनों मिलकर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो अगेन स्टूडेंट्स एसिडिक स्ट्रेंथ में और इजाफा होगा, और अगर यहां पर भी फ्लोरीन आ गया तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ में और ज्यादा इजाफा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो सबसे इन चारों ऑप्शंस में से जो मैंने आपको भी ये एग्जांपल्स दी हैं, सबसे ज्यादा हैं F3 COOH, सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, यानी तीनों फ्लोरीन हो। सेकंड नंबर पे है F2 COOH, और तीसरे नंबर पे है स्टूडेंट्स FCH2 COOH, और स्टूडेंट जो सबसे आखिर पे आता है, सबसे आखिर पे वो आता है स्टूडेंट्स CH3 COOH। तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी होगी, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों में से सबसे ज्यादा pKa किसका होगा, तो स्टूडेंट्स pKa उसका ज्यादा होता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ कम रखता है। सो इसका pKa सबसे लार्ज होगा क्योंकि ये सबसे वीक है,
और जो पहले नंबर पे एसिडिक यानी जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है उसका pKa कम होगा, यानी इसका pKa जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, कम होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि फ्लोरीन की बजाय अगर क्लोरीन आता या ब्रोमीन आता या आयोडीन आता। लेट्स से मैं यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, क्लोरीन की है 3.1, ब्रोमीन की है 2.8, आयोडीन की है 2.5। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कहलाएगा? डेफिनेटली फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट पे कौन रहेगा? आयोडीन। इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन फ्लोरीन से होती है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा सकते हैं, यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग होगा H का निकलना उतना आसान होगा। क्लोरीन अगर सब्स्टिट्यूट होता है फ्लोरीन की जगह पे तो ये मामला थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का जो अमल है वो थोड़ा सा कम रहेगा फ्लोरीन के मुकाबले में, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम रहेगी। ब्रोमीन अगेन वीक है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ नहीं कर सकता, अगेन इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। और आयोडीन सबसे कम, यानी वी कैन से डैट कि अगर फ्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका रहेगा, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पहला नंबर है। बार बार बता रहा हूँ, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है स्टूडेंट्स, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें आप मुझे बताइएगा कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन वीक है। लेट्स से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बल्कि यहाँ पे एग्जांपल देते हैं CF2HCOOH, यानी कि मैंने रिप्लेसमेंट की है 2 हाइड्रोजन्स की फ्लोरीन के साथ। फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ CCl2HCOOH, और फिर मैं एग्जांपल देता हूँ CBr2HCOOH। यानी समझने वाली बात यह है कि मैंने 2 रिप्लेसमेंट्स करवाई हैं, इधर मैंने दोनों फ्लोरीन के साथ करवाई हैं, इधर दोनों क्लोरीन के साथ, इधर दोनों ब्रोमीन के साथ। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कहाँ पे हुए हैं? यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी कम है, और स्टूडेंट इसकी सबसे कम है। यानी ये पहले नंबर पे एसिडिक है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। अगर इनका pKa ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे लोएस्ट pKa इसका होगा, सबसे लोएस्ट pKa इसका होगा, उससे ज़्यादा इसका होगा और सबसे ज़्यादा इसका होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स pKa और एसिडिक स्ट्रेंथ में कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स, यानी जिसका pKa ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, जिसका pKa कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, pKa कम एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। आई होप स्टूडेंट्स कि मैंने आपसे उन तमाम बातों को शेयर कर दिया है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कंट्रोल करती हैं चीज़ें, और एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से जो पॉइंट आ सकता है मैंने आपके साथ शेयर किया। आर का क्या रिलेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रिलेशन है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं रिएक्शंस, जो कि बहुत सिंपल से रिएक्शंस हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। चलें जी, रिएक्शन विद बेसिस। सबसे पहले जी रिएक्शन विद बेसिस। जी डियर स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन विद बेसिस, पहला रिएक्शन विद बेसिस। स्टूडेंट बेसिस के साथ रिएक्शन करवाना है तो हमारे पास RCOOH, रिएक्शन होगा NaOH के साथ। सब लोग जानते हैं जब भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो बेस क्या करता है स्टूडेंट्स? OH रिलीज करेगा, और एसिड क्या रिलीज करेगा? H+। अब H+ रिलीज होने का एक्सटेंट या कहाँ, किस एग्जाम्पल में ज़्यादा H+ निकलने के चांसेस हैं, किधर कम है, ये सारे फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो इट्स डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। H+ यहाँ से निकलेगा, OH के साथ मिलेगा, स्टूडेंट मिलने के बाद क्या बनेगा? वाटर, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स?
आर सी डबल ओ और एच ओ एच और एच की जगह पे एन ए। तो ये रहा स्टूडेंट्स साल्ट। अब हम इसकी जनरल इक्वेशन तो लिख चुके हैं, अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ कोट करते हैं इसको। CH3 COOH, नाउ दिस इज एसिटिक एसिड। अब एसिडिक एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है अगर आपने, तो क्या क्या चेंज करने हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आप इसका रिएक्शन करवाते हो NaOH के साथ, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से H यहाँ से OH, क्या रिलीज होगा? वाटर। और H की जगह पे कौन आने वाला है? सोडियम। और क्या बनने वाला है? CH3 COONA। नाउ दिस इज सोडियम एसीटेट। सॉल्ट है। सॉल्ट की निशानी यही होती है कि एसिड के हाइड्रोजन को किसी मेटल से रिप्लेस कर दो, वो सॉल्ट है। ये तो था स्टूडेंट्स रिएक्शन विद बेसिस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड रिएक्शन विद मेटल्स को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हमने रिएक्शन देखे विद बेसिस के साथ, तो अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। So, reaction with carbonates and bicarbonates. स्टूडेंट्स, ये अभी कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं ऑलरेडी आपको पता है। कार्बोनेट्स CO3-2, बाइकार्बोनेट HCO3-1। अगर आप इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो ये स्टूडेंट हमारे पास कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है, और अगर एक तरफ H लगा रहे और एक तरफ माइनस, तो ये बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है। तो हमने अब क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या किसी भी मेटल का कार्बोनेट ले सकते हैं आप। तो लेट्स से हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन है। आप यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं Na यानी कि Na2CO3 के साथ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो कार्बोनेट्स हैं वो क्या करेंगे, इसको 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, यानी RCOOH। स्टूडेंट्स, यहाँ से सबसे पहले H+ निकलेंगे क्योंकि एसिड है, और कार्बोनेट्स से स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन कैरी करेंगे और दे विल कन्वर्ट इनटू H2O। जब कार्बोनेट में से ये H+ ऑक्सीजन को रिलीज करवा लेंगे तो पीछे स्टूडेंट्स क्या बचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सो अब ये दोनों सोडियम इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एंड फाइनली यू विल गेट 2RCOONA। Now this is the formula of sodium salt of carboxylic acid. I hope कि आपको ये समझ आ गया है। अब इसकी हम एग्जाम्पल लिखते हैं, like 2CH3COOH plus Na2CO3. You will get H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस सिमिलर जो ऊपर हुआ है वही, बस R की जगह पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, और फाइनली यू विल गेट 2CH3COONA। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? साल्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये रिलीज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टेस्ट स्पेसिफिकली यूज होता है, टेस्ट रिएक्शन है ये। टेस्ट रिएक्शन से मुराद है ऐसा रिएक्शन जो कि एज अ टेस्ट काम करता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आपने पहचान करनी है तो ये उसकी पहचान करने के लिए टेस्ट है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोग बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बाइकार्बोनेट्स, तो स्टूडेंट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ भी सिमिलर रिएक्शन होगा। CH3COOH
रिएक्ट विथ NaHCO3, यानी कि अब यहाँ पे Na आ गया, NaHCO3। स्टूडेंट्स अब क्या होगा, उसी तरह से ये हाइड्रोजन H+ इस बाइकार्बोनेट के पास जाएगा जिसमें ऑलरेडी एक H है, सो ये 2 H और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और फाइनली यहाँ से H2O। पीछे स्टूडेंट्स क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस H को रिप्लेस कौन करेगा स्टूडेंट्स, सोडियम। और सोडियम जैसे ही रिप्लेस होगा आपको क्या मिलेगा, CH3, COONA। नाउ दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आई होप कि आपको कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स के साथ, रिएक्शन विद मेटल्स। सो आवर लास्ट हेडिंग इज रिएक्शन विद मेटल्स। स्टूडेंट्स, अब मेटल्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती हैं गुड मेटल्स, या हम उनको एक्टिव मेटल्स भी कहते हैं, और दूसरी होती हैं बैड मेटल्स। बैड मेटल्स हम उनको नॉन एक्टिव मेटल्स भी कहते हैं। अब नॉन एक्टिव मेटल्स और एक्टिव मेटल्स से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, आपके सामने ना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ रही है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, जो हाइड्रोजन से अबव मेटल्स हैं वो एक्टिव एंड गुड मेटल्स हैं, और हाइड्रोजन से जो बिलो मेटल्स हैं वो बैड एंड नॉन एक्टिव मेटल्स हैं। सो हमने यहाँ पे जो रिएक्शन के लिए मेटल्स यूज़ करनी है, याद रखिएगा वो कौन सी मेटल्स यूज़ करनी है, एक्टिव मेटल्स, जिनमें सोडियम आता है स्टूडेंट, जिनमें पोटेशियम आता है, जिनमें मैग्नीशियम आता है, तो ये एक्टिव मेटल्स की, इसके अलावा कैल्शियम आता है, ये एक्टिव मेटल की क्लास से बिलोंग करते हैं। सो अब हम एक एक्टिव मेटल लेंगे और हम उसका रिएक्शन करवाएंगे विद कार्बोक्सिलिक एसिड और देखते हैं कि क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब इसका जो रिएक्शन है मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। लेट्स से मेरे पास CH3COH ट्वाइस CH3COOH, 2 दफ़ा मैंने लिखा। अब बुक में यहाँ पे R यूज़ किया गया है, आप R भी यूज़ कर सकते हैं, और R की जगह पे चाहें तो मिथाइल ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब इसका रिएक्शन होगा मेटल, एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल की खास बात क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देने में उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, सो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। क्यों लूज करेगी भी इलेक्ट्रॉन ईजिली? क्योंकि आपको पता है कि जो एक्टिव मेटल्स हैं दे हैव गुड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल and they are good reducing agents। अब ये वो बातें हैं जो आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, जस्ट मैं यहाँ पे उनको रिमाइंड करवा रहा हूँ ताकि आप लोग कंसेप्चुअली हर लिहाज से समझ लें बात को। सो गुड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्टिव मेटल है ये ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगी, और गुड रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे को रिड्यूस कर देंगी। सो यहाँ से जो एसिडिक मीडियम की वजह से H+ निकलने वाला है वो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और H+ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। सीधी सी बात है, पीछे सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, प्लस एंड प्लस, और दोनों रिप्लेस कर देंगे H को, H+ को, एंड फाइनली यू विल गेट 2CH3COONA। नाउ दिस इज द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट मेटल से हो चुकी है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन विद मेटल्स वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पोटेशियम यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इन तमाम मेटल्स ने यही करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देना है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और खुद हाइड्रोजन की जगह पे आ जाना है। अगर आप नॉन एक्टिव मेटल लाइक कॉपर से इसका रिएक्शन करवाते हैं
तो कॉपर नॉन एक्टिव मेटल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगी इस तरह से, और वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं होगी। सो ये तो था रिएक्शन विद मेटल्स। और ये भी एक टेस्ट है जो यानी टेस्ट रिएक्शन है। ये भी टेस्ट रिएक्शन से मुराद क्या है, अब मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। ऐसा रिएक्शन जो फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को टेस्ट करता है। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा एक्टिव मेटल के साथ, बदले में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो ये टेस्ट रिएक्शन के तौर पे काम आता है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शंस आपको समझ आ गए हैं, और ये की पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आप दिमाग में रखेंगे। और यहाँ पे जाते जाते आखिर में एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर रिमाइंडर, RCOOH, ये जो R है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब करना क्या है, ऑक्सीजन बेचारा मेहनत कर रहा है। क्या मेहनत कर रहा है ऑक्सीजन जी? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को गेन इस तरफ खींच रहा है ताकि H निकले, और R क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, विड्रॉ नहीं कर रहा बल्कि दे रहा है, यानी ऑक्सीजन की मेहनत को जाया कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से मैंने बताया R बड़ा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। दूसरी एक और बात कि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए करना क्या होता है कि आपने एसिड को वाटर में डालना होता है, और ये जो एसिड है ये स्टूडेंट H+ फर्निश करता है जो वाटर गेन करता है और H3O+ में कन्वर्ट होता है। अब जैसे जैसे R बड़ा होता जाएगा, सो स्टूडेंट्स R के बढ़ने से नॉन पोलर करेक्टर में इजाफा होगा, और नॉन पोलर करेक्टर में इजाफा होने से जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वो भी कम होगी। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होगी तो सीधी सी बात है, जब एसिड पानी में नहीं हल होगा तो वो प्रोटॉन भी रिलीज नहीं करेगा। सो R के बढ़ने से pKa ज़्यादा हो रही है, मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। उसकी रीज़न मैंने आपको एक और बताई कि R के बढ़ने से नॉन पोलर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम। जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो जब एसिड हल ही नहीं होगा तो प्रोटॉन पानी में रिलीज नहीं होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। आई होप ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।